हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, एनसीईआरटी के एसएसटी के सीरीज का आज का हमारा जो वीडियो होगा क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर 2 होगा, यानी कि चैप्टर 2 होगा। देखिए, चैप्टर 2 पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे, तो ये हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 होगा। देखिए, ये चैप्टर काफी लंबा है और बहुत कवर करता है, जैसे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव। इसीलिए मुझे इसको 2 पार्ट में कराना पड़ गया। काफी लंबा चैप्टर था, बहुत सारा टॉपिक था। तो ये हमारा होगा पार्ट 2। इसमें हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरी व्याख्या के साथ करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी के बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि समुच्चय जुताई, ठीक है, का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, जल संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। आप लोग पहाड़ी इलाका में देखे होंगे कि वहां भी खेती किया जाता है, तो ये जो समुच्चय जुताई है ना, वहीं पे किया जाता है। कैसे किया जाता है? याद रखिएगा आंसर कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किया जाता है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यहीं से आपका एग्जाम में, केवीएस एग्जाम में क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। याद रखिएगा, वेदिका फॉर्म से हम पढ़ाएंगे। समुच्चय रेखा है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्या होता है? देखिए, वेदिका फॉर्म ये इस प्रकार के, अगर आप पहाड़ों में गए होंगे घूमने के लिए, तो इस प्रकार का आप चाय का बगानी या अन्य फसल का भी खेती देखे होंगे। इसी प्रकार से किया जाता है। क्या किया जाता है कि चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। यानी कि देखिए, ये तीखा ढाल है और इसी पे काट काट के खेत छोटा छोटा प्लॉटिंग करके बनाया जाता है, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। अगर तीखा एकदम बिल्कुल ढलान रहेगा तो फसल होगा ही नहीं, इसीलिए उसको काट काट के, और जो काट के उसका प्लॉटिंग किया जाता है, उसी को वेदिका फॉर्म कहा जाता है। अगला है, इसी देखिए, मृदा अपरदन कम होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि समुच्चय रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढलान पर समुच्चय रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। अब इस प्रकार से अगर जुताई समानांतर कर दीजिएगा, मिट्टी काट के लंबा लंबा खेत प्लॉटिंग कीजिएगा, तो मिट्टी का, इस जल का जो होगा बहाव को रोकता है, अवरोध को रोकता है, मिट्टी के अपरदन को रोकता है और सिंचाई आप कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि अपरदन का कारण नहीं है? अब बताइए कि भूमि अपरदन कहिए या मिट्टी अपरदन का कारण। देखिए, नहीं है लिखा है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है नहीं करके, इसीलिए ध्यान रखिएगा। आंसर बताइए। तो देखिए, वनों की कटाई, अधिक वर्षा, पशुपालन की अधिक चराई, मत्स्य पालन। तो देखिए, मत्स्य पालन जो है ना, ये आपका भूमि अपरदन का कोई कारण नहीं है। बाकी ये तीनों जो है ना, भूमि अपरदन का कारण है। वनों की कटाई हो गया, अधिक वर्षा हो गया, पशुओं के लिए ज्यादा चारा बोना भी मृदा अपरदन का कारण होता है। याद रखिएगा, मत्स्य पालन। आइए, भूमि अपरदन के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय होता है, इससे क्वेश्चन आगे दिया हुआ भी है, हम यहीं पे इसको समझ लेते हैं। मृदा अपरदन और तीक्ष्णता मृदा संसाधन के 2 मुख्य खतरे हैं। कौन कौन से हैं? मानवीय और प्राकृतिक। यानी कि मानव के द्वारा भी आपका मृदा अपरदन हो रहा है और प्राकृतिक के द्वारा भी हो रहा है। ध्यान रखिएगा, दोनों। जैसे अत्यधिक वर्षा हो गया, देखिए इसमें अगर मैं बात करूं तो वनों की कटाई, ये आपका मानव द्वारा हो गया मृदा अपरदन। अधिक वर्षा प्राकृतिक हो गया। वहीं पे पशुओं के लिए अधिक चराई, मानव हो गया। यानी कि मृदा अपरदन जो है, इसका सिर्फ और सिर्फ 2 कारक है, मानव और प्राकृतिक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आगे ये कि दोनों हो सकते हैं। मृदा के निम्नलिखित निम्न कारण में सहायक कारक, यानी कि कौन कौन से हैं
कारण कौन कौन से? वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को लगता है कि कीटनाशक का उपयोग या रासायनिक उर्वरक का उपयोग मृदा अपरदन का कारण नहीं है। जी बिल्कुल है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से पूछा भी जाता है। तो याद रखिएगा, वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग ही वर्षा दोहन, देखिए यहाँ वर्षा दोहन भी आ गया यानी कि बहुत ज्यादा वर्षा, भूस्खलन और बाढ़, ये सब मृदा अपरदन के मुख्य कारण है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आप पीडीएफ चाहिए, देखिए हम पार्ट 1 का भी पीडीएफ नहीं दिए हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, जैसा आप देख रहे हैं, अगर उसी रूप में पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां हम शेयर कर देते हैं पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद ही। और क्लास से संबंधित जैसे रात का 9 बजे आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट कर दिया गया है, ठीक है, 7 PM से आपका साइंस का क्लास कर दिया गया है लाइव, तो ये दोनों लाइव क्लास है। तो इन सब का अपडेट जो होता है ना, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर समय टू समय करते रहते हैं और आप लोग भी कमेंट करके पूछते रहते हैं, तो इसीलिए बहुत सुविधा हो जाता है। जुड़ जाइए टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? टीआरई में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर बताइए। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है, याद रखिएगा काली मिट्टी। और अगर ये बात करें सबसे ज्यादा ये मिट्टी पाई कहाँ जाती है, तो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में ही बात करें, अगर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जा रही है तो सबसे ज्यादा कपास की खेती कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा। याद रखिएगा ये तीनों पॉइंट, यानी कि कपास की खेती काली मिट्टी, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास की खेती। इसी मिट्टी को एक बहुत ही फेमस महाराष्ट्र में कहा जाता है, इसको रेगूर मिट्टी, इसी को काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी कहा जाता है, काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, टीआरई में कई बार पूछा भी गया है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है और यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। सबसे ज्यादा आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसलिए यहाँ कपास की खेती अधिक होती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है क्योंकि इनमें नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है, जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है इस मिट्टी में। पिछले ही पार्ट 1 में हम बिल्कुल विस्तार से बताए हुए थे। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने में समय नहीं लगता है, हम इतना समय दे सकते हैं कंटेंट बनाने में, तो लाइक करने में आप लोग कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक सेशन को जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? तो राजस्थान नाम सुनते ही आपके मन में सिर्फ और सिर्फ मरुस्थलीय मिट्टी ही आता होगा। जी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि राजस्थान के खास करके पश्चिमी भाग में जो है ना मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है बहुत ज्यादा मात्रा में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी रेतीली होती है जिसमें जल धारण की क्षमता कम होती है और इसमें खनिज लवण अधिक मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सा सबसे अधिक प्रभावी है, यानी कि कौन सा तरीका मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे ज्यादा है? वृक्षारोपण करना। आप सभी को पता है कि वृक्षारोपण ही एकमात्र ऐसा प्राकृतिक उपाय है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। वृक्ष क्या होता है कि वृक्ष की जड़ जो होती है मिट्टी को जकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है, इसीलिए मृदा अपरदन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ज्यादा सिंचाई कीजिएगा तो मृदा अपरदन होगा ही। अभी मैं आपको बताया कि खेतों में रसायन कीटनाशक का उपयोग करने से भी मृदा अपरदन होता है। जल का अधिक उपयोग, अगर आप जल का अधिक उपयोग कर रहे हैं तो मिट्टी को बहा कर ले जाएगी, यानी कि मृदा अपरदन बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वृक्षारोपण, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण। आइए क्या लिखा हुआ है देखते हैं कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण यानी कि ट्री प्लांटेशन सबसे प्रभावी तरीका है, क्योंकि पेड़ों की जड़ मिट्टी को बांध कर रखती है और इसे बहने से रोकती है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूं, आपको यकीन नहीं होगा, सारा एनसीईआरटी से बैठ के क्वेश्चन बना के टाइपिंग करके आपके लिए लेकर आता हूं। तो ये सीरीज से आप लोग जरूर जुड़िएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 6 हो, क्लास 7 हो, सारा चैप्टर वाइज क्वेश्चन को ऐसे ही पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व कराए हैं। एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। अगर आपको टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना है तो जरूर एक बार विजिट कीजिए। साइंस का भी वैसे ही करवाया हूं मैं, एसएसटी का भी करवाया हूं। अब तो नया में जीएस का प्रैक्टिस सेट में स्टार्ट किया हूं। प्रतिदिन 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहता है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के कुल जल भंडार का कितना प्रतिशत भाग पीने योग्य यानी कि मीठा पानी है। आप सभी को पता होगा कि इस धरती पे लगभग 70 से 71% जल है। इस 71% इतना होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 2.7% जल पीने योग्य है। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो इसका भी करीब 1.5% जो है ना, लगभग बर्फ के रूप में है, जिसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ग्रीनलैंड हो गया, आगे बताएंगे आपको। चलिए देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.7%। आइए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। क्या है कि जल केवल 2.7% पर ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में, जैसे अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। तो ये तो हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। सिर्फ 1%, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सिर्फ 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। और ये परसेंट है कहाँ कहाँ, तो भौम्य जल यानी कि भूमि के नीचे, नदियों के रूप में, झीलों के रूप में, पृष्ठीय जल के रूप में, और वायुमंडल में भी जल वाष्प के रूप में है। ध्यान रखिएगा 1%। इसीलिए पानी का बर्बादी नहीं करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण का पारंपरिक तरीका है। आधुनिक नहीं, पारंपरिक यानी पुराने जमानों में जल संरक्षण का। अब तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा आप देखते होंगे कि घरों में ही टंकी बना के जल को संरक्षण किया जा रहा है। लेकिन पहले के जमाने में यानी कि बहुत पुराने जमाने में, प्राचीन काल में क्या तरीका था जल संरक्षण का। तो आप लोग कहीं घूमने गए होंगे राजस्थान वगैरह, तो इस प्रकार का आप लोग जरूर देखे होंगे। तो यही वो तरीका था जिसमें जल को संरक्षण किया जाता था। इसमें देख रहे होंगे कि नीचे से ही सीढ़ी बना हुआ है, यानी कि जैसे जैसे ये जल घटता चला जाएगा, सीढ़ी से उतर के लोग पानी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि भर देंगे यहाँ तक पूरा। और जैसे जैसे देख रहे होंगे पूरा सीढ़ी बना हुआ है। तो यही वो तरीका था। इसको कहा जाता है बावड़ी, बहुत जगह बापी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये नाम भी याद रखिएगा। बहुत जगह इसको बापी भी कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है मुझे नहीं पता है, लेकिन नाम याद रखिएगा, बापी और बावड़ी। यानी कि यही वो तरीका है जिसमें जल संरक्षण किया जाता था। आप फोटो देख रहे होंगे, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है, यानी कि यहां नहीं है पूछा है। ध्यान रखिएगा कि जल प्रदूषण इसमें से कौन कौन सा है, निकाल दीजिए तो नहीं आपका आंसर आ जाएगा। औद्योगिक कचरा, जी बिल्कुल जल प्रदूषण होता है इससे। प्लास्टिक कचरा, इससे भी होता है। कीटनाशकों का उपाय अभी बताया होता है। तो वर्षा जल संचय यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपका जल संरक्षण का एक उपाय है, प्रदूषण का उपाय नहीं है। इससे प्रदूषण नहीं होता है। याद रखिएगा कि वर्षा जल संचय एक जल संरक्षण तरीका है जो जल प्रदूषण का कारण नहीं है, बल्कि पानी की बर्बादी को रोकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर आपको बीपीएससी टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे आपको लगभग 80% तैयारी करा रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी हम तैयारी नहीं करा पाएंगे, लेकिन आपका मैथ हो गया। 1 अप्रैल से जैसे ही स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट होगा, 1 अप्रैल से हम आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग का भी एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस ही नहीं होगा, पूरा व्याख्या के साथ ये सीरीज हम स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल से। ध्यान रखिएगा। अभी आपका साइंस का भी लाइव क्लास चलने लगा, एसएसटी का वीडियो प्रोवाइड करा ही रहे हैं, जीएस का प्रैक्टिस यानी कि संपूर्ण तैयारी कराया जा रहा है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में
मदद करता है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए मदद क्या करता है? वनों की कटाई? जी बिल्कुल नहीं। जल प्रदूषण? बिल्कुल नहीं। वृक्षारोपण? बिल्कुल। जैव विविधता का विनाश करना भी देखिए ये तो प्राकृतिक संतुलन और बिगड़ेगा। जल प्रदूषण प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ेगा, वनों की कटाई के कारण ही जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्षारोपण। यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में वृक्षारोपण यानी कि पौधा को लगाना ही बहुत जरूरी है, तभी आपका संतुलन ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का बना रहेगा। वृक्षारोपण पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं, जैव विविधता को बढ़ाते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के वनों में वर्षा भर हरियाली बनी रहती है। यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप बताइए कि किस प्रकार का ऐसा वन है जिसमें वर्षा भर हरियाली रहता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सदाबहार वन। देखिए नाम से ही है कि सदाबहार, यानी कि हमेशा इसमें जो पत्तियां झड़ती है बहुत धीरे मात्रा में, बहुत धीमी गति से होती है। सदाबहार वन यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट नाम ही है इसका, में वर्ष भर हरियाली बनी रहती है, क्योंकि इनमें वर्ष भर पर्याप्त वर्षा होती है। इसकी पत्तियां गिरने की गति बहुत धीमी होती है, इसलिए वर्ष भर हरा भरा दिखती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपका सुंदरवन डेल्टा हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, ये सब आपका सदाबहार वन में आते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव संरक्षण से संबंधित नहीं है? नहीं है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल है, अभ्यारण्य बिल्कुल है, बायोस्फीयर रिजर्व बिल्कुल है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र ये आपका वन्यजीव संरक्षण नहीं है, जबकि ये वन्यजीव का दोहन है। ध्यान रखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र क्या करता है कि जंगलों को कटाई करके और जानवरों को वहां जो निवास करते हैं उनको नुकसान पहुंचा के और वहां पे एक फैक्ट्री स्थापित कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? संतुलन बिगड़ता है, यानी कि वन्यजीव संरक्षण से संबंधित नहीं है, ठीक अपोजिट है। आइए एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ कि देखिए यही वन्यजीव जो संरक्षण है ना, इसी का जो आप राष्ट्रीय उद्यान देखें, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि ये सब जो तीनों है ना, वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है, न कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। आप देख भी रहे होंगे कि चीतलों का झुंड है ये। देखिए यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। हमारे देश में इन सभी जानवरों को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय पीड़ा पार्टी CITEL, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडरजेंस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये इसका प्रतिबंध लगाया हुआ है। ध्यान रखिएगा, CITES प्रतिबंधित किया हुआ है, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है। यानी कि वन्य जीवों को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए कौन सा नियम लागू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में। क्या है ये कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत सरकार द्वारा लगाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य वन्य जीवों और जैव विविधता की रक्षा करना है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व भारत में स्थापित जगह जगह पर किए गए हैं और आए दिन भी किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 होगा कि सतत विकास का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। जंगलों की कटाई, वर्षा जल संचय और पुनर्भरण, औद्योगिकरण। देखिए जंगलों की कटाई ये सतत विकास कैसे हो सकता है, औद्योगिकरण ये भी नहीं हो सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन करना, दोहन मतलब नुकसान पहुंचाना नहीं होगा, वर्षा जल संचय यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पुनर्भरण जो होता है आपका सतत विकास का सबसे अच्छा उदाहरण है, याद रखिएगा। ये सतत विकास होता क्या है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाते हुए वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यानी कि आप वर्तमान में, करेंट डेट में, समय में
आप उस संसाधन का इस्तेमाल कीजिए विवेकपूर्ण सावधानी से, ताकि आने वाली जो भविष्य है यानी कि आने वाली जो पीढ़ियां है वो भी इस संसाधन का इस्तेमाल कर सके। अगर आप नुकसान पहुंचा दीजिएगा, बर्बाद कर दीजिएगा, तो आने वाली पीढ़ी उसका परेशानी झेलेगी। तो इसी को हम लोग सतत विकास कहते हैं। वर्षा जल संचय और पुनर्भरण एक अस्थायी समाधान है जो जल संरक्षण में मदद करता है और भूमिगत जल स्तर को बनाए रखता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आज के हमारे सेशन का जो कि ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 में हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व किया है व्याख्या के साथ। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पार्ट में हम इस चैप्टर 2 को जो कि क्लास 8 का है कंप्लीट कर दिए। अब कल के वीडियो में चैप्टर 3 को हम कंप्लीट करेंगे जो खनिज संसाधन से संबंधित होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना चाहे, आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए पीआरटी में भी यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। टीजीटी की बात कर रहे हैं तो टीजीटी में आपका जीएस का पार्ट, अगर आप टीजीटी 6 to 8 में एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, या टीजीटी अगर आप इसमें भी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं 9th to 10th में, तो वहां पे भी सोशल साइंस में भी, सोशल साइंस के अलावा अगर अदर सब्जेक्ट है तो वहां ये जीएस में आपको बहुत मदद करेगा। यानी कि मिला जुला के ये जो सीरीज चल रहा है आपको पीआरटी से लेकर पीजीटी तक बहुत ही मदद करने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।